आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा पास में आ चुके हैं। अब आपके पास में बस लास्ट के 20 डेज हैं। अब आपको इन 20 डेज को इस तरीके से मैनेज करना है कि आप 90% ऑफ द स्टूडेंट से आगे निकल जाओ। तो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए जिससे कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री राम के नाम से हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि हमारा जो सिलेबस है वो 7 फेब से पहले खत्म हो जाना चाहिए। हमें उससे पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद में हमें रिवीजन करना है। अब आप लोग किसी भी डेट को देख रहे हो, उसी डेट से आपको स्टार्ट करना है। अब आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं देनी है, क्योंकि अगर आपने अब एक्सक्यूज दी तो अब आप यहां पर पीछे रहने लग जाओगे स्टूडेंट से। और एक बात मेरी ध्यान से रखो कि आप अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, आप बोर्ड्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। और ये अपने आप से मैनिफेस्ट करा करो। जब तक आप ये खुद से कहोगे ना तो वो चीजें होंगी नहीं। तो इसीलिए आप बोलो कि यस आई विल डू इट भैया। बार बार जब आप ये कमेंट्स के अंदर लिखते हो ना, तो ये जिस दिन होगा ना आप बोलोगे कि हाँ भैया हम लोग हर रोज लिखते थे और आज हमने फाइनली स्कोर कर लिया। और जो ये लिखता है ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो अच्छा स्कोर करेगा। तो कमेंट्स के अंदर जल्दी से लिखो कि यस आई विल डू इट भैया। क्यों नहीं होगा, मुझसे ही तो होगा। मैं मेहनत कर रहा हूं, मैंने क्लासेस भी की है, मैंने सब कुछ पढ़ाई करी है और कुछ भी नहीं करते। आपको बस पढ़ाई करनी है, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इसी तरीके से हर बार बोला करो कि यस आई विल डू इट, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड्स के अंदर। तो सबसे पहले आप जिस भी डेट को देख रहे हो उससे आपको स्टार्ट करके 7 फेब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और फिर उसके बाद में 7 फेब से 21 फेब तक आपको रिवीजन करना होगा। अब ये हम लोग इसकी डिटेल के अंदर बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट जो काम करना है आपको, अपना जो सिलेबस है ना, इसको 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करो। या तो वो आपका कंप्लीटेड होगा, नॉट कंप्लीटेड चैप्टर को अलग अलग कर दो। कंप्लीटेड के अंदर आपको वही रखना है जो कि आपको अच्छे से आते हो। नॉट कंप्लीटेड के अंदर आपको वो रखने हैं जो कि आपको आधे आते हैं, आधे नहीं आते या फिर बिल्कुल भी नहीं आते, उनको आप इसके अंदर रखोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमें अब ये कंप्लीटेड वालों को नहीं करना है, अभी हम करेंगे नॉट कंप्लीटेड में। अब यहां पर ये जो हमारा नॉट कंप्लीटेड है ना, इसके अंदर आपको सारे चैप्टर नहीं करने। ये बात आप ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके अंदर है ना आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर करने हैं जिनका कि एग्जाम के अंदर ज्यादा वेटेज होता है। क्योंकि आपको पेपर के अंदर अच्छा स्कोर करना है, तो आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करने से कभी अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि आपके ना कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिनसे कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो आपको उन चैप्टर को फोकस करके उनको कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट करने की हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे कि साइंस के अंदर अगर मैं बात करूं, साइंस में हमें ना सबसे पहले देखते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के अंदर जो इस साल क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको एक्टिविटीज, हर एक एक्टिविटी को पढ़ना, और मैंने एक्टिविटीज की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो जाकर के आप लोग एक बार जरूर से देख लेना। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में आपको एनसीईआरटी के अंदर इनटेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान देना है, स्पेशली केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि इनटेक्स्ट क्वेश्चन इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ में आपको इसके पीवाईक्यूज करने हैं। अब अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आ रहा, तो अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने 6 से 7 घंटे एक चैप्टर के अंदर उसकी मैराथन में लगा देते हैं। यार देखो, मैराथन वगैरह ना लाइव देखने में मैं मानता हूं कि ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि एक रिकॉर्डेड वीडियो अगर आप देखोगे तो आप उसके अंदर 2 से 3 घंटे के अंदर अपना चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ये जो लाइव होता है उसमें स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है चैट्स वगैरह पढ़ने के अंदर। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको 1 शॉट वीडियो मिले, और वो भी छोटी वीडियो आपको देखना है, जैसे कि 2-3 घंटे की मैक्सिमम। अगर आप 6-6 घंटे एक चैप्टर के अंदर लगाओगे तो आपके पास में सिलेबस बहुत ज्यादा है। लॉजिकली इस बात को सोचना, और लॉजिकली आपको अपने कम टाइम के अंदर ज्यादा स्कोर करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको इतनी बड़ी वीडियोस देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है डायग्राम। तो हमें इसके अंदर डायग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। फिर उसके बाद में हमें इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, जिसके अंदर कि हम लोग जो लॉन्ग आंसर हैं उससे ज्यादा यहां पर प्रायोरिटी देंगे। क्योंकि बायोलॉजी के अंदर अगर लॉन्ग आंसर आएगा तो हमें उसको आंसर करने का प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए इसके अंदर, हमें इसीलिए इसके ऊपर फोकस करना है। फिर उसके बाद में पीवाईक्यूज करने हैं, और हमें 1 शॉट इसके देखने हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है तो। जो चैप्टर हमें नहीं आते उनके लिए करना है। अब ये नहीं कि आप हर एक चैप्टर का 1 शॉट देख रहे हो, नहीं, जो आपको नहीं आता उन्हीं को ही करना है। और फिर उसके बाद में फिजिक्स के अंदर जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को डर लगता है ना, वो लगता है न्यूमेरिकल से। तो देखो, न्यूमेरिकल का एक बहुत ही अच्छा आपको सॉल्यूशन बताता हूं। सबसे फर्स्ट तो आपको
एनसीईआरटी के अंदर ही मिल जाएगा। न्यूमेरिकल क्या करना है, जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल है ना, सबसे पहले तो उन्हें करना है, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कर लेने। ज्यादा टफ न्यूमेरिकल मत करना, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर टफ न्यूमेरिकल नहीं आते। अब पीवाईक्यूज वाले अगर न्यूमेरिकल कर पा रहे हो तो सफिशिएंट है, उससे टफ आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है सोशल साइंस। अब देखो सोशल साइंस के अंदर है ना, जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके एनसीईआरटी की लाइनों से आते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस देनी है वो देनी है एनसीईआरटी को देनी है, इन कंपैरिजन टू अगर आप किसी और को देख रहे हो तो आप ये देखना कि वो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि एसएसटी का जो सीबीएसई पेपर बनाएगा वो एनसीईआरटी का बनाएगा, और आप एक तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाए और आपको बेनिफिट भी ना हो। इसीलिए एनसीईआरटी को आपको फोकस देना है, नोट्स से आपको इसकी स्टडी करनी, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है एसएसटी का, झूठ नहीं बोलूंगा, इसको करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके पास में नोट्स है ना, तो आप इसे कम टाइम के अंदर आसानी से रिवाइज भी कर पाओगे और इसे पढ़ भी पाओगे। और फिर इसके बाद में आपको इसके अंदर पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस रखना है, और एटलीस्ट आपको इसके 2 सैंपल पेपर करने हैं। इसलिए करने हैं क्योंकि आपको इससे पता लग जाएगा कि आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हो और आपकी राइटिंग स्पीड क्या है, आपका आंसर लिखने की जो टेक्निक है उसके बारे में आपको इससे अंदाजा होगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में वो है मैथमेटिक्स। अब देखो मैथमेटिक्स का भी वही फंड है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर जाता है, क्वेश्चंस करता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करता है। इतने क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के अंदर एक बात ध्यान रखने की, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने। उस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, बस उससे ज्यादा नहीं करने। आप उसके अंदर अपना टाइम वेस्ट करो और चीजों के अंदर अपना टाइम लगाओ जहां से कि आपको ज्यादा नंबर मिल पाए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट आप इसके अंदर एक काम करिएगा कि एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि इससे आपको ये पता लगेगा कि आंसर किस तरीके से लिखा जाता है। स्टेप वाइज आपको इसी से लिखने का पता लगेगा। तो आपको एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने हैं। देन फिर इसके बाद में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, जितने भी क्वेश्चन है ना सब क्वेश्चंस एक एक बार कर लेना, और फिर उसके बाद में पीवाईक्यूज कर लेना, और अगर हो तो एग्जाम्पलर भी आप लोग इसके अंदर सॉल्व कर सकते हो। फिर इसके बाद में इसके 3 सैंपल पेपर करने हैं। मैं जितने सैंपल पेपर बता रहा हूं उतने जरूर से करना है, क्योंकि मैथ्स के अंदर हमारी यही प्रॉब्लम रहेगी कि हमें आता रहेगा लेकिन हमसे छूट जाएगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि हमारी प्रैक्टिस कब रहेगी वो हमें पता लगेगी सैंपल पेपर से। तो इसलिए सैंपल पेपर हमें मैथ्स के अंदर करने बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है इंग्लिश और हिंदी। अब देखो इंग्लिश और हिंदी के अंदर है ना, मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूं कि जो क्वेश्चंस है ना वो कहीं और से नहीं आते, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्रीवियस ईयर से आएंगे। और एनसीईआरटी के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको एनसीईआरटी के अंदर जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है उनको अच्छे से रट लेना है, मतलब उनको अच्छे से पढ़ लेना, आपको याद होना चाहिए हर एक लॉन्ग आंसर, क्योंकि लॉन्ग आंसर से ही शॉर्ट आंसर बनते हैं और उसी से एमसीक्यू बनते हैं। तो एक तरीके से अगर आप लॉन्ग आंसर करोगे ना तो आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और आप लोग पूरा उससे अच्छे से समझ पाओगे। और अगर मान लो कि आपको कोई चैप्टर नहीं भी आ रहा है तो आप एक काम करना, कोई भी जैसे कि वीडियो समरी होती है ना, आप लोग उसे देख लेना, ज्यादा बड़ा देखने की जरूरत नहीं, सिंपल सा वीडियो समरी देखी, ये पता लगा कि चैप्टर के अंदर क्या है, उससे आप लोग उसे सीधा कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, आप देखना जितने भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट रहेंगे ना उनकी ये प्रॉब्लम रहेगी कि यार भैया हमें ना राइटिंग नहीं होती, हमसे लिखा नहीं जाता, पेपर हमें आता है लेकिन हमारा लास्ट के अंदर छूट जाएगा। तो इसीलिए इसके अंदर आपको राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है, स्पेशली हिंदी वालों ध्यान रख लेना, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत सारे बच्चों का छूटता है। तो पेपर ना छूटे इसीलिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और उसी के साथ में आपको इसके एटलीस्ट 3 सैंपल पेपर करने हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको नई चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो अनसीन पैसेज होगा जिसके अंदर कि आपको ये पता लगेगा सैंपल पेपर करने से कि इसको कितना टाइम देना है, कितना टाइम नहीं देना। ठीक है, तो ये हमें करना है 7 फेब से पहले, 7 फरवरी से पहले हमारा ये सब कुछ काम हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद में अब ये जो हमारे 7 फेब के बाद में हमें क्या करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके हर दिन में सबसे पहला जो घंटा रहेगा, मतलब फर्स्ट 1 आवर जो आपका रहेगा, उसके अंदर आपका रहेगा रिवीजन। अब ये जो रिवीजन है ये सारे रिवीजन से अलग रहेगा। इस रिवीजन के अंदर आप क्या करेंगे, जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं, अब फॉर्मूलाज चाहे से आपके वो फिजिक्स के हों या फिर वो आपके मैथ्स के हों, जितने भी फॉर्मूलाज है वो आप इसमें रिवाइज करोगे, और उसी के साथ में आप इसके अंदर साइंस के डायग्राम रिवाइज करोगे, क्योंकि यही जो चीजें होती हैं यही हम एग्जाम के अंदर भूलते हैं, तो हमें ये नहीं बोलनी। इसलिए हमारा फर्स्ट आवर जो रहेगा हर दिन का, उससे हम लोग रिविजन करेंगे। देन फिर इसके बाद में 2 आवर्स के अगर आप स्लॉट बनाना चाहो वो बना सकते हो, 2 स्लॉट बना लो, 3 स्लॉट बना लो, जितने भी आप बनाना चाहो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जितना टाइम आपका अवेलेबल है उस अकॉर्डिंग बनाना है। और एक बात ध्यान रखना कि आपको 6 से 7 घंटे इस टाइम के अंदर पढ़ना है, और इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं देनी,
क्योंकि अगर आप एक्सक्यूज दोगे तो देखो ये बच्चे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे, कोई भी आपको पीछे छोड़ के चला जाएगा तो आपको पीछे नहीं रहना। तो आपको हर दिन 6 से 7 घंटे की कंसिस्टेंट स्टडी करनी है। आप अपने स्लॉट बना लो, अगर ज्यादा पढ़ना चाहते हो 3-3 आवर के स्लॉट बना लो, आराम से आप उसमें आसानी से पढ़ सकते हो। और एक बात ध्यान रखने की, 7 फेब के बाद में आपको एटलीस्ट एक पेपर तो करना है, और अगर अच्छा हो तो 2 पेपर भी कर सकते हो अगर टाइम हो। मतलब एक पेपर तो आपको करना ही करना है, सैंपल पेपर, और उसका एनालिसिस करना है। अब जब सैंपल पेपर करो ना तो उसके अंदर एक बात ध्यान रखना कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपसे नेचर ऑफ फ्रूट से गलत हो रहे, तो आप पूरी पढ़ने के बजाय उसके नेचर ऑफ फ्रूट्स की वीडियो देख लो कि भैया ये वाला टॉपिक मेरा वीक था, इससे आपको पता लग जाएगा। क्योंकि सैंपल पेपर जब तक करोगे नहीं ना, जब तक आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता नहीं लगेगा, आप अंधेरे के अंदर तीर चला रहे होंगे और आपको पता भी नहीं होगा कहां जा रहा है वो, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो हमारा पूरा टाइम टेबल है कि भैया हमें किस दिन क्या क्या पढ़ना है ये भी बता दो। तो आपको है ना पर डे के अंदर 2 मेजर सब्जेक्ट लेने हैं। जैसे कि 7 को आपको क्या करना है, 7 को आपको लेना है साइंस प्लस आईटी, क्योंकि आईटी है आपका लास्ट के अंदर, और अभी तक मेरे को पता है कि तुमने आईटी नहीं उठाई है। तो आईटी की भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, फुल सिलेबस रिवीजन करवा रखा है, वो एक बार जाकर के देख लेना पूरा सिलेबस, उससे भी रिवाइज। और मैं ज्यादा बकवास नहीं करता, मैं 5-5, 6-6 घंटे में विश्वास नहीं रखता। मैं ये विश्वास रखता हूं कि भाई जो 1 घंटा मैक्सिमम की भाई उसमें उसको पूरी चीजें मिल जाए, इंपॉर्टेंट जो कि उसके एग्जाम में आएंगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं। फिर उसके बाद में 8 को भी आपको साइंस और आईटी करना है, लेकिन 9 को क्या करेंगे हम लोग, इसको चेंज कर देंगे। यहां पर हम लोग लेंगे हमारी एसएसटी को, साइंस प्लस एसएसटी हो गया। फिर उसके बाद में हमारे साइंस के यहां पर 4 दिन कंप्लीट हो गए हैं, 4 डेज हो चुके हैं। तो अब इसके बाद में हम लोग इसके साथ में लेंगे मैथ्स को। मैथ्स का थोड़ा बड़ा सिलेबस, इसलिए इसको हम लोग देंगे 5 डेज। और फिर उसके बाद में एसएसटी के बाद में हम लोग 13 से स्टार्ट कर देंगे इंग्लिश को, ठीक है। इस तरीके से आपको 2 मेजर सब्जेक्ट अपने लेकर के चलने हैं। और एक मैं आपको बोनस टिप दूंगा जो कि मैं खुद फॉलो करता था। अब जैसे कि आप लोग एसएसटी और मैथ्स पढ़ रहे हो, अब ये दोनों ही हैवी सब्जेक्ट, इनको पढ़ते पढ़ते अगर आप बोर हो गए, आपका मन कर रहा है कि यार मैं कुछ और पढूं, तो आप है ना इसके अंदर एक काम करना कि आप इसके अंदर हिंदी को पढ़ने लग जाना, या फिर आप लोग इसके अंदर इंग्लिश को पढ़ने लग जाना। इसलिए क्योंकि आपके हिंदी और इंग्लिश के अंदर स्टोरी होते हैं, तो इससे हम लोग थोड़ा डाइवर्ट भी होंगे और हम थोड़ा रिलैक्स भी होंगे, जिससे कि हम लोग सेकेंड सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे फोकस कर पाएंगे। और फिर इसके बाद में अब हमारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे 19 फेब को। तो अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि स्टार्टिंग के 3 दिन तक, मतलब जैसे कि पेपर अगर आपको 19 को है तो आपको 16 के से 19 तक सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़ना है और किसी सब्जेक्ट को हाथ मत लगाना, अदरवाइज आपके जो पेपर है ना उसके अंदर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो आपको जैसे कि संस्कृत का जिसका पेपर है वो इन 2 17 18 को संस्कृत पढ़ेगा, और बाकी के 17 से लेकर के 20 तक हिंदी पढ़ेंगे जिनके की संस्कृत नहीं है। और फिर इसके बाद में 21 फेब को आपका हिंदी का पेपर है। हिंदी का पेपर हो जाते हैं, हम लोग 2 बजे तक घर आ जाएंगे। फिर 2 बजे के बाद में ना हमें सीधा इंग्लिश लेकर के नहीं बैठना, हमें इसमें लेकर के बैठनी है अपनी साइंस को। साइंस को हम लोग आधा दिन देंगे, या फिर इसमें आपका कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का मन हो उसे आप लोग पढ़ सकते हो, 22 को भी पढ़ सकते हो। 2 दिन तक आप इसके अंदर और किसी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। लेकिन ये जो अगले 3 दिन रहेंगे हमारे, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को ही पढ़ना है, जिसके अंदर कि हम लोग सैंपल पेपर करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे, और जो भी मैंने आपको बताया है वो सब चीजें आपको इसके अंदर करनी मस्ट है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे, जैसे कि अब इसके बाद में सेकंड को हमारा साइंस का पेपर है, तो हम लोग 27 से लेकर के 1 तक में साइंस को पढ़ेंगे। उसके अंदर आपको मैंने पूरा बता ही दिया कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है। फिर इसी तरीके से 7 को आपका एसएसटी का पेपर है, तो इसके अंदर आप एसएसटी को रीड करेंगे। फिर उसके बाद में ये पूरा आपके पास में मैंने डेट शीट दे दी है, और 8 9 10 को हम लोग मैथ्स को स्टडी करेंगे, और 12 को हम लोग आईटी को करेंगे। तो बस यही था टाइम टेबल। एक बात अब बस आपको याद रखना है कि आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है, तुम कर सकते हो यार, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं कि तुमने बहुत ज्यादा स्टडी करी है, बहुत अच्छे से तुम स्कोर करने वाले हो। और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो द एंड जरूर से लिखना, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि देखना, आप कंपटीशन खुद देखना कमेंट्स के अंदर कितने बच्चे द एंड लिखते हैं। आप देखोगे कि यार 90% तो ऐसे चले जाते हैं, तो इसीलिए आप लोग उन टॉप % में ऑलरेडी आ चुके हो। तो बस मेहनत करते रहो, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने वाले हो। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।